हैदर के पिता को, डॉक्टर हिलाल मीर को, हम देखेंगे, आपने कश्मीर फाइल्स में वो गाना सुना था ना वही गाना वहाँ पर पॉजिटिव वे में डॉक्टर हिलाल मीर को उस डिटेंशन सेंटर में गाते हुए सुनाया है कि तुम भारतीय सेना, तुम इंडियन स्टेट ने हम पर अत्याचार किए ना, हम देख लेंगे तुम लोगों को। भारतीय सेना को तो काम बस मौज करना है, थिएटर में फिल्में देखो, मामा 2 सेंटर में, डिटेंशन सेंटर में जाकर के टॉर्चर करो, मज़े करो, और बाकी ये कश्मीरी मुस्लिम युवा उनको इख्वानुल मुखबरीन में भर्ती करके दूसरे कश्मीरी मुस्लिम युवाओं को मरवाओ। बाकी मौज, इंडियन स्टेट और भारतीय सेना मौज कर रही है। हाँ, वो पाकिस्तान से आया है, आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ऑब्वियसली वो होगा ही पाकिस्तान से आया हुआ। परंतु वो गलत नहीं है रूदार। क्या हो गया पाकिस्तान से आया तो? क्या हो गया आईएसआई एजेंट है तो? एटलीस्ट फ्रीडम फाइटर्स के साथ में, यानी आतंकियों के साथ में वो लड़ रहा है ना, तो वो अच्छा ही है रूदार। भले वो पाकिस्तान से आया आईएसआई एजेंट, उससे क्या होता है? भारतीय सेना से लड़ रहा है ना, अलगाववादियों के साथ में है ना, यानी फिल्म मेकर्स के अनुसार फ्रीडम फाइटर्स उसके साथ में है ना, तो वो सही है, अच्छा है। और आर्मी के लोग क्या करते हैं? थिएटर में ऐश करते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के हक की बात करने का ढोंग करते हैं, और थिएटर में ऐश करते हुए फिर बीच बीच में ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों फाइनली आज हम विशाल भारद्वाज की हैदर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, बाकी सारे काम छोड़ करके शांति से बैठने के बाद में ही आज का ये वीडियो आप शुरू करना। और एक बार वीडियो शुरू करने के बाद इसकी एक सिंगल लाइन भी आप मिस मत करना, स्किप मत करना। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हम करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में इसे लाइक करके अपने कम से कम 10 मित्रों के साथ में और परिवार के लोगों के साथ में इसे अवश्य शेयर करना। आप सभी मित्रों के सपोर्ट की चैनल को आवश्यकता है। अब देखिए, 4 दिन पहले ही विशाल भारद्वाज की रोमियो थिएटर में रिलीज हुई है। मैंने उससे पहले आप सबसे कहा था कि विशाल भारद्वाज की पूरी फिल्मोग्राफी का हम रिव्यू करेंगे, पर हैदर, रंगून वगैरह ऐसी 2-3 फिल्में मुझसे छूट गई थी। पर इससे पहले की जो 6 फिल्में हैं, मकड़ी, मकबूल, ओमकारा, कमीने, सात खून माप और मटरू की बिजली का मंडोला, ये 6 के 6 रिव्यू मैंने इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं पिछले कुछ दिनों में ही, 4-5 दिनों में। तो उन्हें भी आप अवश्य देखना, मिस मत करना। और रंगून का भी रिव्यू मैं जस्ट हैदर के तुरंत बाद में 1-2 दिनों में ही अपलोड करने वाला हूँ। तो हैदर 2 अक्टूबर 2014 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसके को राइटर, डायरेक्टर, को प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज ही है। पूरे 2.25 घंटे की ये फिल्म है। विशाल भारद्वाज की शायद ये ओ रोमियो इससे बड़ी है, बाकी तो ओ रोमियो से पहले सबसे बड़ी फिल्म ही थी ये। हैदर में शाहिद कपूर, तब्बू, श्रद्धा कपूर, के मेनन, इरफान खान आदि मुख्य भूमिका में हैं। हैदर का को राइटर है बशारत पीर। ये वही बशारत पीर है जिसने अभी कुछ समय पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कथित आर्टिकल लिखा था, और अचानक से बॉलीवुड को वो आर्टिकल बड़ा पसंद आ गया। हैदर के को राइटर का एक आर्टिकल विदेशी मीडिया में छपता है, फिर अचानक से बॉलीवुड वालों को वो आर्टिकल बहुत पसंद आ जाता है। फिर अचानक से बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस उस फिल्म के लिए फंड करता है, फिर फिल्म बन जाती है, और फिर पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम, लेफ्ट का इकोसिस्टम उस फिल्म को सर पर लेकर के नाचता है। क्या सेलिब्रेट किया गया था, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ महीनों में। देश का सबसे बड़ा सो कॉल्ड राजा महाराजा सुपरस्टार भी उस फिल्म को प्रमोट करता है। ऑस्कर के लिए कैसे लॉबिंग की गई थी होमबाउंड के लिए। एकेडमी अवार्ड्स का जो ऑफिशियल पेज है, उसने पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ पोस्ट किए हैं, उसके नीचे के कमेंट्स भी आप जा करके देखना। ये होमबाउंड के लिए कैसे लॉबिंग की गई थी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ रैंडम, कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं, कुछ ऑफिशियल पेजेस, चाहे वो कोई टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म हो या और भी कुछ ऐसे कई सारे ऑफिशियल पेजेस वगैरह जिनके आगे नाम के आगे टिक मार्क लगा हुआ है, वो भी होमबाउंड के लिए पूरी लॉबिंग कर रहे थे कि कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल जैसे बना दिया हो। तो वो हैदर का ही जो राइटर है बशारत पीर, उसके ही लिखे हुए आर्टिकल के ऊपर होमबाउंड आधारित है। हमारा रिव्यू अवश्य देखना होमबाउंड का आप, ठीक है। हैदर देखने के बाद में मुझे ये लगा भी, देखिए पिछले कुछ दिनों में विशाल भारद्वाज की पूरी फिल्मोग्राफी देखी है, तो हैदर देखते समय मुझे कुछ तो अलग फील हुआ कि भाई ये पता नहीं विशाल भारद्वाज की फिल्म नहीं लग रही थी। क्योंकि बाकी जो विशाल भारद्वाज की फिल्में हैं ना, भले ही टेक्निकल लेवल पर बढ़िया बनी हुई है, परंतु हैदर में जो टेक्निकल ब्रिलियंस है, जो क्राफ्ट के ऊपर पकड़ आपको, या जिस ब्रिलियंट वे में ये फिल्म बनाई गई है ना हैदर, टेक्निकल लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक भी विशाल भारद्वाज की दूसरी फिल्में नहीं हैं।
इतनी आगे हैं टेक्निकल लेवल पर हैदर, इतनी आगे है हैदर ये फिल्म विशाल भारद्वाज की ही बाकी फिल्मों से। तो मुझे शायद ऐसा लगा अंदर से कि हो सकता है कि ये फिल्म बनाने में विशाल भारद्वाज को शायद किसी ने मदद की हो, अकेले विशाल भारद्वाज की फिल्म नहीं हो। अभी तो यहाँ पर हालांकि डायरेक्टर में केवल विशाल भारद्वाज का ही नाम देखने को मिल रहा है, पर हो सकता है कि क्राफ्ट के लेवल पर किसी और ने भी शायद मदद की हो, पता नहीं, लगा मुझे ऐसा। क्योंकि आप देख लीजिए ना बाकी फिल्में विशाल भारद्वाज की है क्या, हैदर के आसपास में भी टेक्निकल लेवल पर आपको लगती है क्या कोई फिल्में? पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगती। चलिए, हाँ, तो अभी वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि कैसे मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, क्योंकि फिल्म में इतना कुछ बताया गया ना, इतना कुछ है। 2.25 घंटे की फिल्म है और आप अगर इसको देखते जाओगे ना, एक 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 छोटे छोटे सीन में इतनी सारी बातें डायरेक्टर डालने का, कहने का प्रयास कर रहा है कि वो यार मतलब बताने कैसे बताऊं मैं आप सबको, यही मैं सोच रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद एक एक कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं और फिर उसके थ्रू भी सब में कवर कर सकता हूं, या फिर कुछ फिल्म के जो मेन सब प्लॉट्स है उनको बता करके फिर मैं ये सारी बातें कवर करूं। पर फिर मुझे लगा नहीं यार, उसमें भी कुछ बातें छूट जाएंगी क्योंकि बहुत कुछ है। फिर मैंने सोचा फिल्म में जो बातें जिस क्रम से दिखाई गई है शुरुआत से अंत तक मैंने नोट करके रखा हुआ है फिल्म देखते समय ही, तो उसी पर चर्चा करते हुए हम बात करते जाते हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा लगभग की फिल्म क्या कहने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से फिल्म की। 1995 का समय दिखाया गया है श्रीनगर। एक आतंकी इखलाक अतीक नाम जिसका है, उसको अपेंडिक्स हुआ है। और ये जो हैदर जो मुख्य पात्र है शहीद कपूर का, उसका पिता डॉक्टर हिलाल मीर, वो उसका जो भी उपचार करने के लिए उसको ले जाया जाता है आतंकियों के अड्डे पर डॉक्टर हिलाल मीर कहता है कि नहीं यार, यहाँ पर तो ये संभव नहीं है इसका ऑपरेशन वगैरह, इसको अस्पताल में ही ले जाना पड़ेगा। पर अस्पताल नहीं भेज सकते, ऑब्वियसली आतंकी है। तो डॉक्टर हिलाल मीर कहता है कि चलो इसको उसके घर पर ही वो लेकर के जाता है। तो उसके एम्बुलेंस में वो लेकर के आ रहा है आतंकी को घर पे। डॉक्टर हिलाल मीर की जो पत्नी है गजाला, तबू ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। गजाला इस बात से खुश नहीं है कि आतंकी को उसका पति घर लेकर के आया है। गजाला अपने पति से पूछती भी है कि भाई तुम किस साइड हो, मतलब भारत की साइड हो या आतंकियों की साइड हो, ये शायद वो पूछ रही हो, तुम किस साइड हो, इतना वो पूछती है। तो उसका पति डॉक्टर हिलाल मीर कहता है जिंदगी की साइड हूँ मैं, जिंदगी की। इसके बाद में फिर फिल्म की शुरुआत में दिखाया कि तबू कहीं किसी का तो फ़ोन आता है, तबू उठाती है और वो किसी को कुछ बता रही है। शुरुआत में ये बात रिवील नहीं की है, पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम तुरंत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसको उसने शुरुआत में बताया होगा। तो एंडिंग में जब वो बात रिवील भी कर रहे हैं ना, तो वो कुछ सरप्राइज़ नहीं था, हमें पहले से ही पता था कि तबू ने किसको, गजाला ने किसको फ़ोन किया होगा। तो वो था खुर्रम, डॉक्टर हिलाल मीर का ही छोटा भाई, यानी गजाला का देवर हम कह सकते हैं। तो तबू फ़ोन करती है और फिर तुरंत भारतीय सेना को पता चल जाता है कि इखलाक अतीक जो आतंकी है वो डॉक्टर हिलाल मीर के घर में है। दूसरे दिन फिर सर्च ऑपरेशन आर्मी का शुरू हो जाता है और सर्च ऑपरेशन शुरू होने के बाद में फिर सारे के सारे जो कश्मीर के जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको जो भी है जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है ना, तो जांच के लिए सबको लाइन में खड़ा किया जाता है। और वो उसको इतने मतलब किसी बहुत दरिंदगी हो आर्मी की। फिल्म में भारतीय सेना को जहाँ जहाँ पर भी दिखाया है इतना एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड दिया है, इतना नकारात्मक तरीके से दिखाया है कि आपको लिटरली वो फिल्म देखना असहनीय हो जाएगा। नहीं देखा जा रहा था फिल्म देखते समय, सच में बहुत विचित्र तरीके से भारतीय सेना को प्रस्तुत किया है। उनका बोलने का लहजा, उनकी शरीर जो भी जिस प्रकार के उनके हाव भाव एक्सप्रेशंस वगैरह दिखाए हैं, जो भी है आप देख लीजिए, एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड भारतीय सेना को दिया गया है बहुत ज़्यादा खराब तरीके से। तो शुरुआत में ये जो सर्च ऑपरेशन है उसके माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय सेना कश्मीरी मुस्लिम्स पर कैसे अत्याचार कर रही है। यही कुल मिलाकर फिल्म का नैरेटिव है। तो सब लोग ऐसे अपना जो भी आईडी वगैरह है वो लेकर के खड़े हैं लाइन से, और भारतीय सेना के एक अधिकारी है वो चेक कर रहे हैं सबको, सब एक 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 ऐसे साइड में भेजा जा रहा है। और ये जो भी लाइन में खड़े हैं वो बिल्कुल ऐसे दुबक कर बिल्कुल मासूम की तरह लाइन में खड़े हैं। डॉक्टर हिलाल, एक व्यक्ति को पहले साइड किया जाता है, फिर उसको भारतीय सेना कहीं पर गायब कर दे रही है। तो डिटेंशन सेंटर वगैरह में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिन पर भी आर्मी को संदेह हो। और आगे बताया कि ऐसे हज़ारों लोग, 8,000 से भी ज़्यादा लोग पिछले कुछ समय में भारतीय सेना ने गायब किए हुए हैं
और केवल गायब ही नहीं किए, भारतीय सेना उनको मार करके फेंक देती है। ये भी आगे जाकर के फिल्म में बताया जा रहा है। चलो धीरे धीरे ही बात करते हैं। डॉक्टर हिलाल मीर का पात्र सामने आता है और फिर ऑब्वियसली उसको साइड किया जाता है। इसके बाद में हिलाल मीर गायब हो जा रहा है। फिर इखलाक अतीक आतंकी डॉक्टर हिलाल के घर में हैं, तो भारतीय सेना फिर उस पर बम फेंक देती है और पूरा का पूरा घर बम ब्लास्ट में उड़ा दिया जाता है डॉक्टर हिलाल मीर का। और फिर इसके बाद में फिर डॉक्टर का बड़ा ही मासूम सा रोता हुआ चेहरा उन्होंने दिखाया है। फिर एंट्री होती है शाहिद कपूर के हैदर मीर के कैरेक्टर की, जो AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया हुआ था कई वर्षों से। तो वापस आ रहा है। वापस आते ही भारतीय सेना जांच कर रही है। अंदर आने से पहले पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट पर तुम रिसर्च कर रहे हो, तो वो कहता है कि द रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो और फिर पूछते हैं कि कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो हैदर कहता है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद सुनते ही भारतीय सेना बिल्कुल, और ये पूरी चेकिंग की प्रोसेस है ना, भारतीय सेना को आप देखना किस शेड में उनको, किस लहजे में, किस टोन में बात करते हुए दिखाया है। एक्सट्रीमली नेगेटिव शेड है ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूँ आपको। भारतीय सेना को बिल्कुल दरिंदों की तरफ प्रेजेंट वो कर रहे हैं। तो हैदर इस्लामाबाद कहता है, तुरंत उसको साइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में श्रद्धा कपूर का, अर्शी का कैरेक्टर वहाँ पर आ रहा है। फिर वो भारतीय सेना को जैसे वो बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, मक्खन लगा रही है, वहाँ पर मक्खन लगा रही है। एक भारतीय सेना के अधिकारी से, जो भी जवान है, उनसे वो कहती है कि सर 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 आपका इंटरव्यू लेना है। तो आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि, जवान कहते हैं हाँ 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 ले लो अभी ले लो, और दांत निकाल करके हे ऐसे हंसने लग जाता है। ये भारतीय सेना का चित्रण है। अब ये जो अर्शी है, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, वो पुलिस ऑफिसर की बेटी है, परवेज को दिखाया है। फिल्म में एक और बात मैं बताऊंगा, भारतीय सेना का तो ये नकारात्मक चित्रण है ही, इसके अलावा फिल्म जो दिखाने का प्रयास करती है ना, भारतीय सेना कश्मीरी मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रही है। तो फिल्म में दो प्रकार, ऑब्वियसली एक निगेटिव कैरेक्टर्स है, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स है। जितने भी निगेटिव कैरेक्टर्स है फिल्म में, जितने भी निगेटिव कैरेक्टर्स है फिल्म में, वो सारे के सारे भारत के साथ में और भारतीय सेना के साथ में खड़े हैं। जो भी भारतीय सेना के साथ में, भारत के साथ में है, वो सारे के सारे नकारात्मक है। और जो भारतीय सेना के विरुद्ध है, या जो भारतीय सेना के अत्याचारों से पीड़ित है, जो भारत के विरुद्ध है, वो सारे के सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स है। सारे के सारे बिल्कुल रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स के रूप में उनको दिखाया गया है। और फिल्म इसमें कहीं पर भी कुछ लाग लपेट करके या सटल वे में दिखा रहे हो ना भाई, सब कुछ मुंह पर है एकदम। कुछ सटल नहीं है इस फिल्म में, सब कुछ मुंह पर दिखाया गया है। सारे नकारात्मक कैरेक्टर्स जो भारत के साथ में खड़े हैं वो है, जैसे कि अर्शी का जो पिता है परवेज, कश्मीरी जो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पर कश्मीर में, तो उनको ऑब्वियसली भारत के साथ है, भारतीय सेना के साथ में है, तो वो निगेटिव है। तो अर्शी पुलिस ऑफिसर की बेटी होती, तो उसके कहने पर फिर हैदर को छोड़ दिया जाता है। फिर वो बताती है जवानों को कि देखो जो अनंतनाग है ना सर अनंतनाग को भी इस्लामाबाद कहा जाता है। तो ये बात भी फिल्म बता रही, बताइए। अनंतनाग नहीं, मतलब अनंतनाग को जो इस्लामाबाद कह रहा है, ऐसा हैदर मीर का पात्र सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अनंतनाग शायद वो भी कुछ अत्याचार का प्रतीक इनको लगा होगा, विशाल भारद्वाज को, पता नहीं। तो आर्मी के जो जवान हैं वो कहते हैं कि हाँ मालूम है, पर हमारे लिए तो भाई बस एक ही इस्लामाबाद है, पाकिस्तान वाला ये शब्द मैंने जोड़ा। आर्मी के जवान बस इतना ही कह रहे हैं कि हमारे लिए तो एक ही इस्लामाबाद है बस। फिर हैदर की माँ चाचा के यहाँ पर होती है, पर हैदर कहता है कि नहीं, वहाँ पर मैं पहले नहीं जाऊँगा, पहले मुझे अपने घर जाना है। ऑब्वियसली उसका घर तो बम ब्लास्ट से सेना ने उड़ा दिया है। तो फिर उस जले हुए घर में अर्शी हैदर को लेकर के जाती है। वहाँ जाने के बाद में फिर वो खंडर हो चुका अपना पूरा घर जब हैदर देखता है, तो वो पूरा अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसके बाद से फिल्म में थोड़ा उसका मानसिक संतुलन फिल्म में खोते जा रहा है। अब इसके बाद में अर्शी का भाई गुस्सा हो जाता है कि तूने हैदर का साथ क्यों दिया, हैदर की मदद क्यों की। अर्शी के पिता परवेज पुलिस ऑफिसर, वो कहते हैं कि हैदर से आगे से मत मिलना। ये जो मिलिटेंट होते हैं, मिलिटेंट शब्द उपयोग किया है फिल्म में, ये जो मिलिटेंट होते हैं, इनकी जो फैमिली वाले होते हैं ना, उनको पासपोर्ट भी नहीं मिलता और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती, तो हैदर से तुम दूर रहना।
इसके बाद में हैदर जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, जो हैदर के चाचा के घर पर होती है, यानी के मेनन का जो खुर्रम का कैरेक्टर है उसके घर होती है। और खुर्रम के साथ में हैदर की माँ गज़ाला बड़ा ही हंसते खेलते हुए, उनका मजाक मस्ती वगैरह चल रहा होता है। खुर्रम गज़ाला को कुछ गाने वगैरह गा करके सुना रहा है और गज़ाला बड़ी ही मस्ती से उसके साथ में हंस खेल रही है, चल रहा है उनका कुछ तो ऐसे और ये हैदर जो है वो बाहर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा होता है। मतलब बाबूजी की गैर हाजिरी में दोनों को खुश देख करके हैदर गुस्सा हो रहा है वहाँ पर। फिर इसके बाद में कर्फ्यू लग जाता है। फिर से हैदर की जांच करने के लिए कुछ आर्मी के अधिकारी रुकते हैं। तो फिर जो परवेज़ है आरशी के पिता, वो जो 2 सलमान हैं, 2 सलमानों का कैरेक्टर है फिल्म में, दोनों का नाम सलमान है। फिल्मों का बड़ा वो शौक़ उनको दिखाया है फिल्मों का, बॉलीवुड की फिल्में वगैरह गाने वगैरह गाते रहते हैं। तो दोनों सलमानों को भेज करके फिर हैदर को जांच से छुड़ा करके वापस ले करके जा रहे हैं। इसके बाद में फिर जो हैदर है वो आपसपा को चूतसपा वगैरह कहता है। मैंने कई वर्ष पहले हैदर को देखा था, पर ये जो लाइन है ना मेरे दिमाग में उस समय बैठ गई थी। बड़ा ही घिनौना एक्सपीरियंस दिया था हैदर ने मुझे। बाकी सब बातें तो कई सारी मैं भूल गया था, फिल्म में छोटी छोटी बातें जो दिखाई गई थी, पर ये जो आपसपा को चुचपा कहा था ना, वो देखकर ही मेरा खून खौल गया था जब मैंने पहली बार हैदर को देखा था। चलो, इसके बाद में एक बहुत ही वृद्ध कश्मीरी मुस्लिम पात्र दिखाया है जो के मेनन के खुर्रम के पास में आकर के अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि आर्मी ने उनके जवान बेटे को गायब कर दिया है। तो कह रहे हैं कि कैसे भी करके मेरे बेटे को वापस ला दो खुर्रम साहब। तो खुर्रम साहब कहते हैं कि आपसपा से अगर बचना है ना तो आपके बेटे पर FIR करानी पड़ेगी, ताकि कोर्ट में केस एक बार लग जाए और कोर्ट में केस अगर आ गया तो आर्मी वाले फिर उसको गायब नहीं कर पाएंगे, फिर तो डिसअपीयरेंस का 0 चांस है, 0 चांस। मतलब जो भी लोगों को आर्मी वाले संशय, आपसपा में जांच वगैरह सर्च ऑपरेशन चलते हैं, जिस पर संदेह आता है आर्मी वाले उसको गायब कर देते हैं और फिर वो तो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो उससे अगर बचना है तो खुर्रम एक वृद्ध मुस्लिम पात्र जो दिखाए हैं उनको कहता है कि आप अपने बेटे पर कुछ ऐसा झूठा आरोप वगैरह लगाकर केस कर दो। पिता वो रोने लगते हैं वृद्ध व्यक्ति कि नहीं नहीं यार मेरे बेटे पर केस, वो तो बिल्कुल मासूम है, वो तो स्टूडेंट है वगैरह वगैरह, ये बातें वो कर रहे हैं। तो हैदर का वही चुचपा हो रहा है यहाँ पर वगैरह, ये सब बातें वो करता है। फिर बाबूजी को ढूंढने के लिए वो लग जाता है। डॉक्टर हिलाल मीर का पात्र, उससे पूछा जाता है कि कहाँ ढूंढोगे भाई? कैंप्स में, कैद खानों में। पूरा का पूरा कश्मीर ही कैद खाना बना हुआ है। इस प्रकार के डायलॉग्स हम सुनते हैं। तो अर्शी हैदर की मदद करती है उसके पिता को खोजने के लिए। अलग अलग जगह दिखाई है, अलग अलग जगहों पर हैदर घूम रहा है। उसमें से एक बंद थिएटर भी दिखाया गया है एक सीन में, और उस बंद थिएटर में एक आर्मी के जो जवान, आर्मी के जो ऑफिसर है वो दिखाए हैं और बड़ा मस्ती से ऐसे वहाँ पर बैठ करके आर्मी के अधिकारी मज़े ले रहे हैं फिल्म में देख करके, थिएटर में, बंद पड़े थिएटर में। बीच बीच में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। डेड बॉडी फाउंड इन झेलम, इतनी सारी लाशें यहाँ पर मिली, उतनी लाशें यहाँ पर मिली। अलग अलग जो लोग हैं वहाँ पर बैनर वगैरह लेकर के खड़े हुए बैठे हुए हैं, हमारे इतने लोग गायब है, उतने लोग गायब है, मेरा बेटा कहाँ, मेरा पिता कहाँ वगैरह वगैरह। एक आर्मी ऑफिसर से आर्मी के जवान होते हैं, उनसे हैदर जा करके अपने पिता की फ़ोटो दिखा करके पूछता है कि क्या आपने इनको देखा है? और वो जो आर्मी के जवान हैं, सेना के जवान, उनको वो फ़ोटो ऐसे हवा में फेंकते हुए दिखाया है किसी दरिंदे विलन की तरह। और फिर अगले सीन में एक लाशों से भरा हुआ ट्रक सामने आता है। शायद भारतीय सेना ने ही मरवाया होगा, दूसरा तो कोई मार नहीं रहा, भारतीय सेना ही मार रही है सबको डिटेंशन सेंटर में ले जा करके। फिल्म में इससे पहले हमने डायलॉग्स वगैरह के माध्यम से सुना भी है, गायब कर दिया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, उनको मारकर फेंक दिया जाता है। और आगे होता भी यही है, हैदर के पिता के साथ में हुआ भी यही है, उसको भी मार करके फेंक दिया था झेलम के ब्रिज के ऊपर से। तो एक बड़ी ट्रक वगैरह ऐसी कुछ दिखाई है लाशों से भरी हुई, और उनको उसमें से एक बच्चा जिंदा बच गया था। यानी भारतीय सेना बच्चों को तक नहीं छोड़ रही, लाशें के ढेर ऐसे ट्रकों में भर करके आ रहे हैं भाई। उसमें से एक बच्चा जिंदा बच गया था, और वो जिंदा बचा हुआ बच्चा नाचते गाते हुए ट्रक से नीचे उतरता है और ऐसे ऐसे दौड़ते हुए बड़ा खुशी मनाते हुए वो वहाँ से बाहर निकलता है ट्रक से।
यानी कश्मीर में भारतीय सेना के अत्याचार कितने चरम पर है, छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा, और अगर कोई जिंदा बच जाए लाशों के ढेर में तो भाई उसको तो भाई मतलब जैसे सब कुछ पा लिया भाई उसने और खुशी मनाते हुए वो निकल जाता है वो बच्चा। इसके बाद में फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कई सारे लोग दिखाए हैं जिनके कोई अपने गायब हो गए हैं। एक गुम हुए बच्चों के पेरेंट्स की एसोसिएशन भी फिल्म में उन्होंने दिखाई है, जो कुछ धरना वगैरह दे रहे होते हैं। उनके बीच में जाकर के हैदर भी बैठ जाता है। अब उसने अपने बैनर पर लिखा हुआ है माय फादर वेयर इज़ ही, ऐसे कुछ उसने अपने बैनर पर लिखा हुआ है। इसके बाद में आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर आता है, दरिंदे आर्मी ऑफिसर का, घिनौना दरिंदा मॉन्स्टर आर्मी ऑफिसर, आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर। वो कुछ ऑपरेशन बुलबुल वगैरह शुरू करते हैं आर्मी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ज़्यादा फंड्स वेपन्स वगैरह जो भी चाहिए आर्मी को सब कुछ दिलाने के लिए। हालांकि सच्चाई ये है 2014 से पहले आर्मी के हाथ बांध कर रखे हुए थे, उनको खुलकर इन आतंकियों का सफाया करने के परमिशन नहीं थी। वो तो हमने 2014 के बाद में देखा, आर्मी को खुली छूट दी गई, पर ये तो उससे पहले इनका छाती कूटना चालू था जब आतंकियों मतलब भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए थे तब भी ये लोग इस प्रकार का नरेटिव चला रहे थे। बताइए कि लाशों के ढेर फेंके जा रहे हैं, झेलम में इतनी डेड बॉडीज मिली, 8,000 लोग सेना ने गायब कर दिए, फलाना ढिमकाना, अरे बाप रे बाप। और फिर वो जो ऑपरेशन बुलबुल को लॉन्च जब किया जा रहा होता है वहाँ पर बताते हैं कि आर्मी को और ताकतवर बनाना है, फंड्स वेपन्स जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। जो भी हिजबुल या फिर पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट हो, जो भी कश्मीर में हिजबुल के या पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, उन सबको हमें अपने एक ग्रुप में शामिल करना है। और उस ग्रुप का नाम क्या दिया है, इख्वान उल मुखबरीन। इख्वान उल मुखबरीन ये ग्रुप वो बना रहे हैं ऑपरेशन बुलबुल के अंडर, और इसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है, कश्मीर के जो मुस्लिम युवा है उनमें से उन कश्मीरी मुस्लिम युवाओं को शामिल किया जा रहा है जो हिजबुल के अगेंस्ट हो या फिर पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट हो। यानी यहाँ पर नकारात्मक कौन है, भारतीय सेना, साथ में ही भारतीय सेना का साथ दिखा देने वाले वो कश्मीरी मुस्लिम युवा जो हिजबुल के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो नकारात्मक है, वो निगेटिव है। तो हिजबुल के पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या फिर जिन मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया हुआ है या जो अंडर ट्रायल्स है, उन सबको इख्वान उल मुखबरीन में सम्मिलित करना है। आशीष विद्यार्थी का पात्र बता रहा होता है इट्स कैच एंड किल, पकड़ो और मारो, इस प्रकार से इनका ये काम है इख्वान उल मुखबरीन का और भारतीय सेना का, पकड़ो मारो, पकड़े मारो, पकड़ो मारो कैच एंड किल। अर्शी का जो पिता है परवेज, वो और खुर्रम उसके अगले सीन में बात कर रहे होते हैं। खुर्रम कहता है कि देखो देखो ऐसा इख्वान उल मुखबरीन हमें ये ग्रुप बनाना है। परवेज से कह रहा होता है खुर्रम, जिसमें ऐसे ऐसे बच्चे वगैरह चाहिए हमको। तो फिर परवेज पूछता है उनसे कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास में। 75 से 80 बच्चे हैं हमारे पास में जो इख्वान उल मुखबरीन में शामिल हो सकते हैं। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि परवेज कुछ ऐसे बच्चों को पकड़ा हुआ है। तो वहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं, खुर्रम और परवेज, और उन पकड़े हुए बच्चों को ऐसे गोलियों से धर 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 ऐसे भून दिया जा रहा है। मतलब भारतीय सेना हो या जो भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, वो जस्ट मारने के अलावा कुछ उनको काम ही नहीं है, धर 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 ऐसे भून दिया जा रहा है और वो मासूम बच्चे दिखाए, हाँ, वो कोई आतंकी थे वगैरह नहीं, मासूम बच्चे, स्टूडेंट्स। जस्ट पकड़ लिया उनको और मार दिया, पकड़ लिया मार दिया, पकड़ लिया मार दिया। शायद वो बच्चे होंगे जो इख्वान उल मुखबरीन में सम्मिलित नहीं होना चाहते होंगे, उसका विरोध करते होंगे, तो उनको मार दिया होगा, ये दिखाया है। फिर ये जो हैदर का चाचा है, गजाला का आशिक, गजाला का देवर खुर्रम, वो इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो भारत सरकार का साथ या भारतीय सेना का साथ देने के बदले उसको टिकट वगैरह मिली होगी, यही बताना चाहती है फिल्म। तो फिर जो हैदर है वो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंचता है, ये अर्शी के पिता परवेज से मिलने के लिए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हैदर एक जगह पर खड़ा है और उसके पीछे एक बोर्ड हमें दिखता है। उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखिए, मैंने लिख करके रखा, कैच देम बाय देयर बॉल्स, देयर हर्ट्स एंड माइंड्स विल फॉलो। कैच देम बाय देयर बॉल्स, देयर हर्ट्स एंड माइंड्स विल फॉलो। गोटियों से पकड़ो उनके और फिर उनका हृदय और मन बराबर तुम्हारे पीछे उनको फॉलो करेगा। अब ऐसा सच में पुलिस स्टेशन में लिखा हुआ होता है भाई, पता नहीं यार, मुझे तो जो मैंने पढ़ा वहाँ पर वो मैंने लिख करके रखा, बोर्ड पर लिखा हुआ है पीछे। तो फिर इसके बाद परवेज़ और हैदर की बातचीत दिखाई है।
परवेज कहता है हैदर से कि पंडित नेहरू ने लाल चौक पर खड़े होकर के प्लेबिसाइट का वादा किया था, जनमत संग्रह का वादा किया था। जनमत संग्रह वगैरह तो छोड़ो, प्लेबिसाइट की पहली शर्त डीमिलिटराइजेशन, वो तक नहीं किया भाई आज तक। डीमिलिटराइजेशन तक नहीं किया आज तक, ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने किया। हर बात पर भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर खड़े करने का प्रयास विशाल भारद्वाज ने इस पूरी फिल्म में किया है, हर लेवल पर। और पूरी फिल्म की थीम ही यही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में पिस रहा है, और कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आज़ादी चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के इस अत्याचार से। यही फिल्म का नैरेटिव है। हाँ, तो प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह का भी वो यहाँ पर एक प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। आगे परवेज कहता है, दो हाथी जब लड़ते हैं ना तो घास ही कुचली जाती है। तो ये घास है कश्मीर, और दो हाथी कौन है? भारत और पाकिस्तान। बार बार भारत पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर ये फिल्म खड़ी करती है। हैदर वहाँ पर परवेज से एफआईआर की मांग करता है कि मेरे पिता गायब है, एफआईआर आप दर्ज करो। परवेज कहता है कि फौज से दुश्मनी मत लो बेटा, फौज से दुश्मनी मत लो, नहीं तो उनके मिलने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इधर माँ जो है वो खाना छोड़ देती है हैदर को मनाने के लिए, इमोशनल। तो हैदर कहता है माँ से कि यार तुम ये सब इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह मत करो। फिर बचपन एक फ्लैशबैक के माध्यम से ये दिखाया कि ये जो हैदर है वो AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचा था। बचपन में हैदर के बैग में एक पिस्तौल मिली थी, तो माँ कहती है कि आज पिस्तौल ला। बचपन का सीन है ये। तो गजाला ने बचपन में हैदर से कहा था, युवावस्था या बचपन जो भी था, किशोरावस्था में है वो पात्र उस समय, तो माँ ने उससे कहा था आज पिस्तौल लाई है, कल कलाशनिकोव आएगा, एक सब मशीन गन मेड इन रशिया, उसको कलाशनिकोव कहते हैं। तो थप्पड़ मारती है माँ फिर गजाला हैदर को, आज पिस्तौल लेकर के आए, कल कलाशनिकोव लेकर के आएगा, हाँ सरहद पार जाएगा तू, सरहद पार जाएगा तो मिलिटेंट बनेगा तू। इसके बाद में हैदर कहता है कि हाँ जाऊंगा, मैं सरहद पार जाऊंगा। तो इतने अत्याचार है भाई भारतीय सेना के कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके पास दूसरा चारा नहीं है सरहद पार जाना छोड़ करके। और सरहद पार जाना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स है भाई। ये फिल्म बार बार बताती है, केवल इस सीन के माध्यम से नहीं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में फिर हैदर का जो पिता है डॉक्टर हिलाल मीर, फ्लैशबैक सीन ही चल रहे हैं, डॉक्टर हिलाल मीर और कुलभूषण खरबंदा का एक कैरेक्टर यहाँ पर एक केमियो दिखाया है। कुलभूषण खरबंदा ने हैदर के दादाजी का यानी डॉक्टर हिलाल मीर और खुर्रम के पिता का पात्र निभाया है। फिर चर्चा करते हुए दिखाया है डॉक्टर हिलाल मीर को और उसके पिता कुलभूषण खरबंदा के पात्र को। हैदर के पिता कहते हैं कि कैसे भेज दूँ उसको AMU में, और ये कोई सोल्यूशन है क्या, बस भाग जाना? हाँ, भाग जाना इलाज नहीं है। तो इस पर कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर, जिसको बड़ा ही ब्रॉड माइंडेड, बड़ा ही वाइज मैन, बड़ा ही समझदार व्यक्ति दिखाया है, तो वो कहता है कुलभूषण खरबंदा का पात्र कि बड़ा सदियों पुराना मर्ज है, कितनी नस्लें हजम कर जाएगा ये हमारी। और ये ऐसे चलते चलते जब वो बात करते जा रहे हैं ना, एक जगह पर आकर के वो रुक रहे हैं, कुलभूषण खरबंदा और हैदर का पिता डॉक्टर हिलाल मीर एक जगह रुक रहे हैं, पीछे एक दीवार है और दीवार के ऊपर बैकग्राउंड में लिखा हुआ है गो इंडिया गो बैक। और सामने ये बातें कर रहे हैं कि बड़ा ही सदियों पुराना मर्ज है, कितनी नस्लें हजम कर जाएगा ये हमारी, खुदा जाने कहाँ जाकर रुकेगा ये सब। बैकग्राउंड में गो इंडिया गो बैक लिखा हुआ है। फिर सामने से जहूर हुसैन नाम का एक आतंकी, जिनको फिल्म में एक प्रकार से फ्रीडम फाइटर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, तो जहूर हुसैन सामने से आता है और वो कहता है कुलभूषण खरबंदा से कि ये तो हिंदुस्तान के हाथों में है कि ये मर्ज कब रुकेगा। वो कहते हैं ना हिंदुस्तानी, वो इंडिया वाले वो कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार वगैरह जैसे बातें जो हिंदुस्तानी करते हैं ना इंडिया वाले, हम भी तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। और जहूर हुसैन नाम का आतंकी कुलभूषण खरबंदा के पात्र से कह रहा है कि वो इंडिया वाले कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार वगैरह, हम भी तो वही मांग रहे हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार। तो खरबंदा का पात्र, जिसको बड़ा ही बुद्धिमान, समझदार, ब्रॉड माइंडेड दिखाया है, वो वहाँ पर अलगाववादी विचारधारा का विरोध नहीं कर रहा। उस आतंकी को ये नहीं कह रहा कि तुम भारत के विरुद्ध बात क्यों कर रहे हो, किससे आज़ादी चाहिए तुमको, हाँ कौन से जन्म सिद्ध अधिकार की और स्वतंत्रता की तुम बात कर रहे हो, ये बात वो नहीं कहता। क्या कहता है ज़रा सुनिए। कुलभूषण खरबंदा का पात्र कहता है कि हिंदुस्तान में भी ये आज़ादी लाठी वाला लाया था, बंदूक वाला नहीं। याद रहे, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है,
यानी जो फिल्म में सबसे जिसको ब्रॉड माइंडेड समझदार दिखाया है कुलभूषण खरबंदा का पात्र, वो भी अलगाववाद का विरोध नहीं कर रहा। वो जस्ट ये कह रहा है कि भाई गांधी के मार्ग से कश्मीर की आज़ादी की बातें करो, बंदूक से नहीं। क्यों? क्योंकि इंतकाम से इंतकाम पैदा होता है। वाह। हैदर जाने से मना कर रहा था AMU, तो फिर माँ बंदूक अपने सर पर लगा देती है और ज़बरदस्ती उससे वो बात मनवाती है। फिर फ्लैशबैक से भी वर्तमान में फिल्म आ जाती है। माँ हैदर से कह रही है, तेरे लिए उस घर में रही हूँ मैं, नहीं तो रहती भी नहीं उस घर में मैं। तू नहीं जानता यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तेरे अब्बू नहीं तो तेरे अब्बू के जीवन में मेरे लिए कोई जगह ही, तेरे अब्बू के लाइफ में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। मुझ पर ध्यान नहीं दिया तेरे अब्बू ने, अपने काम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया तेरे अब्बू ने। तुझे नहीं पता मैं किस हालत में वहाँ पर जी हूँ। तो हैदर अपनी माँ को कहता है कि कभी तो किसी और के नज़रिए से देखने की कोशिश करो माँ, कभी तो किसी और के नज़रिए से देखने की कोशिश करो। अब थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स अगर हम साइड रख देना, यहाँ पर एक माँ है, वो अपने ही देवर से, पति के छोटे भाई से उसका अनैतिक संबंध चल रहा है। फिर ये माँ और वो देवर, ये दोनों मिल कर के पति को हटवा दे रहे हैं, साइड कर दे रहे हैं ताकि ये दोनों साथ में आ सके। और यहाँ पर पत्नी के कैरेक्टर को निगेटिव दिखाया है, बराबर ना। उस देवर के साथ में ही पत्नी के कैरेक्टर को भी निगेटिव दिखाया है। हाल ही के समय में बहुत सारी सी वोक फिल्में आई हुई है जिनमें पति दरिंदा है, नपुंसक है या काम में बहुत बिजी है, इसकी आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है। एक्सट्रीमली वोक फिल्में। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना, तो पारिवारिक या विवाह का जिस प्रकार से चित्रण है या विवाह बाह्य संबंधों का जिस प्रकार से चित्रण है, अनैतिक संबंधों को जिस प्रकार से दिखाया, वो नेगेटिव वे में दिखाया। और यहाँ पर कहीं पर भी फीमेल कैरेक्टर को जस्टिफाई करने का प्रयास नहीं किया, उसको नकारात्मक ही दिखाया है। तो पॉलिटिक्स को अगर हम साइड में रख दे, तो बाकी ये जो अनैतिक संबंध वगैरह इनका चित्रण है वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर किया है। कहीं पर भी वो वोक फेमिनिज्म वाली थीम नहीं डाली कि भाई पति काम में बिजी था, पति ने मुझे ध्यान समय नहीं दिया, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जा रहा है, ऐसा एटलीस्ट यहाँ पर नहीं है। चलिए फिर से पॉलिटिक्स पर आते हैं। हाँ, तो हैदर कह रहा था ना कि कभी तो दूसरों के नज़रिए से भी देखना शुरू करो माँ। तो माँ कहते कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, विलन तो मैं ही रहूँगी तुम्हारे लिए। तुझे पता नहीं मेरा यहाँ पर क्या हाल हुआ है। डॉक्टर तो केवल अपने काम में बिजी था, यानी तेरा बाप, तेरा पिता। तो बाद में इनके चर्चा वगैरह चल रही होती कि जो डिसअपियर्ड लोग होते हैं ना, उनकी जो पत्नियां होती है, बेवाएं होती है, वो हाफ विडो कहलाती है, आधी बेवा कहलाती है। तो एक सीन में फिर ये जो गजाला है और वो खुर्रम है, वो बात कर रहे हैं। गजाला खुर्रम से कहती है कि जस्ट मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ पूरी बेवा बनने का, ऐसा वो शब्द नहीं बोलती, पर इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसा वो कहती है। तो जब भी जो गजाला है वो अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रही होती है ना, उसके दूसरे सीन में ही विशाल भारद्वाज ने गजाला और खुर्रम को एक साथ में दिखाया है बिस्तर में वगैरह, ताकि ये दिखाया जाए, ये दर्शकों को पता चले कि भाई गजाला जस्ट मैनिपुलेट कर रही है अपने बेटे को, वो खुर्रम के साथ में ही अपनी मर्जी से ही है और गजाला कहीं से भी सही नहीं है। ये बात फिल्म बार बार दर्शकों को बताती है। तो जहाँ पर गजाला अपने बेटे को कह रहे थे क्या तुझे नहीं पता मैं किस हालत में हूँ वगैरह फलाना ढिमकाना, या फिर खुर्रम भी अपने भतीजे से, हैदर से कह रहा होता है कि नहीं यार मेरे बीच में और गजाला के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके तुरंत बाद में फिर वो गजाला और खुर्रम को एक साथ में बिस्तर वगैरह में भी दिखाते हैं। तो गजाला और खुर्रम हर प्रकार से झूठे हैं, मक्कार है, ये फिल्म बार बार दिखाती है। अब इसके बाद में इलेक्शन वाला एक सीन है, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ये सीन आप ज़रा ध्यान से देखना। भारतीय सेना को जिस घिनौने तरीके से, पूरी फिल्म में तो नकारात्मक दिखाया ही है, यहाँ पर जिस घिनौने तरीके से भारतीय सेना को दिखाया है ना, कोई कितना भी गिरे से गिरा हुआ हो व्यक्ति हो, वो भी मतलब अगर कोई भारतीय हो, वो कितना भी गिरे से गिरा हुआ हो, वो इतने घिनौने तरीके से भारतीय सेना का चित्रण नहीं कर सकता। तो ये फिल्म जिन्होंने भी बनाई है, आप सोचिए किस हद तक की विकृत मेंटलिटी से ये फिल्म बनाई हुई है। आपको इलेक्शन के पहले वाला सीन देखना, तो भारतीय सेना जस्ट शांति बनाए रखने के लिए इलेक्शन कैसा पहला कदम है ये मीडिया को बता रही होती है। दूसरी तरफ सेपरेटिस्ट भी मीडिया के साथ में बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 8,000 लोग हमारे गायब हो गए हैं। और सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, टेररिस्ट यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स है, वो सच्ची बातें बोल रहे हैं और भारतीय सेना सारी झूठी बातें मीडिया को बता रही है। ये एक चित्र वहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं।
आप वो पूरा सीन देखना, भारतीय सेना जो जो भी फैक्ट्स बता रही है और दूसरी तरफ सेपरेटिस्ट जो बातें बता रहे हैं, भारतीय सेना को हर प्रकार से मतलब जो सामने वो बातें बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में जो बातें दिखाई जा रही है, भारतीय सेना को हर प्रकार से गलत वो सिद्ध कर रहे हैं। तो आर्मी ऑफिसर्स शांति की, इलेक्शन पहला कदम में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेपरेटिस्ट तुरंत 8,000 लोग गायब है, लोगों के दुखियारे रोते हुए चेहरे, वो किस प्रकार से अपने पत्नी बच्चे वगैरह इनके ढूंढने की मांग कर रहे हैं, बड़े रोते हुए चेहरे लगा लेकर के कई सारे लोग बैठे हुए हैं, ये दिखाया जाता है। इसके बाद में आर्मी ऑफिसर्स इलेक्शन से पहले मीडिया को कह रहे हैं कि 3 लाख कश्मीरी पंडित रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, क्या उन्हें आप डिसअपियर्ड नहीं मानोगे क्या? अलगाववादियों ने 8,000 लोगों के गायब होने की बात की ना, तो तुरंत भारतीय सेना को कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हुए दिखाया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से पॉजिटिव वे में कश्मीरी हिंदुओं का उल्लेख नहीं किया। जैसे कि मैंने कहा, आर्मी को जो भी बातें बोलते हुए दिखाया वो एक हिपोक्रिट्स के रूप में बातें कर रहे हैं, और जो अलगाववादी है वो सच्चे मसीहा है या वो सच्चे फ्रीडम फाइटर्स है, वो जो बातें बता रहे हैं, जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो सही है। तो आर्मी जो कश्मीरी हिंदुओं की भी बात कर रही है वो नकारात्मक शेड में ही वो बातें बोलते हुए आर्मी को, यानी आशीष विद्यार्थी के पात्र को दिखाया है। इसके बाद आशीष विद्यार्थी का पात्र मीडिया से कह रहा होता है, आज जो मुल्क कश्मीर के बच्चों के हाथ में हथियार दे रहा है, उसी मुल्क ने 1948 में कबालियों के भेष में कश्मीर लूटा था, उनकी औरतों का रेप किया था, बच्चों को काटा था। उस वक्त हिंदुस्तानी फौज ने ही खून बहाकर हिफाजत की थी कश्मीर की। अगर हम नहीं होंगे तो वो फिर वही करेंगे। तो हम हैं इसलिए कश्मीर बचा हुआ है, कश्मीर में सब शांति है, ऐसा वो बता रहे होते हैं। और दूसरी साइड में लोगों के रोते बिलखते हुए चेहरे दिखाए जा रहे हैं। 8,000 लोग गायब है, उनके माता पिता पत्नियां वगैरह बिलख बिलख कर रो कर ऐसे बैठी हुई है। तो आर्मी कैसे हिपोक्रिट है और जस्ट कैसे ढकोसला बातें कर रही है, ये एक साइड में दिखाया जा रहा है। इसके बाद में तुरंत आर्मी को काउंटर करते हुए अर्शिका पात्रे यानी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर खड़ा होता है आर्मी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए, जो कश्मीरी हिंदुओं की वगैरह और कबाली और पाकिस्तान ने ये किया वो किया, ऐसे जो ऐसी बस हवाई बातें जो आर्मी कर रहे हैं ऐसे दिखाना चाहती है फिल्म। तो उसको काउंटर करते हुए तुरंत अर्शिका पात्र खड़ा होता है और कहता है कि क्या कानून आपको अरेस्ट किए हुए लोगों को टॉर्चर करने को अलाउ करता है क्या? इस पर आर्मी यानी आशीष विद्यार्थी आर्मी ऑफिसर कहते हैं, इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी है दुनिया की। हम पूछताछ करते हैं, टॉर्चर नहीं। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं, पाकिस्तान की गुलामी मांग रहे हैं। अब ये बात नेगेटिव वे में प्रेजेंट की है। अब यहाँ पर आशीष विद्यार्थी जो कह रहे हैं ना कि इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी है दुनिया की, हम पूछताछ करते हैं, टॉर्चर नहीं। और पूरी फिल्म इसके अपोजिट बात ही बताती है कि इंडियन आर्मी डिसिप्लिन नहीं है, इंडियन आर्मी पूछताछ नहीं करती, टॉर्चर ही करती है। तो आर्मी जो भी फैक्ट्स बता रही थी, चाहे वो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में हो या 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, अभी तक पाकिस्तान क्या कर रहा है, सेपरेटिस्ट की असली मेंटेलिटी क्या है, ये जो आर्मी बता रही थी ये सब कुछ ढकोसला है, झूठ है, हवाई बातें हैं। यही फिल्म सिद्ध करने का प्रयास करती है, हिपोक्रिट। तो आशीष विद्यार्थी बताते हैं कि देखो भाई, हम तो पूछताछ करते हैं, टॉर्चर नहीं, हम बड़े डिसिप्लिन्ड है, और ये झूठ है, ये फिल्म बताती है। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स तो हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहते हो तो पाकिस्तान की गुलामी चाहते हैं। ये भी फिल्म झूठ के रूप में सिद्ध करती है कि भारत और पाकिस्तान तो सेम है, हम बड़े दबे कुचले हैं भाई, 2 हाथियों के बीच में घास के रूप में हम कुचले जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद ये जो आर्मी ऑफिसर आशीष विद्यार्थी का पात्र और श्रद्धा कपूर के बीच में जो भी चर्चा दिखाई ना, इसके तुरंत बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है। न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है, भारतीय सेना अनिच्छुक वोटर्स को जबरदस्ती बाध्य कर रही है पुलिंग बूथ जाने के लिए। यानी भारतीय सेना जबरदस्ती लोगों को पुलिंग बूथ लेकर के जा रही है। कश्मीर के लोग वोट नहीं करना चाहते, वो इंडियन स्टेट के साथ में नहीं है, वो भारतीय सेना के साथ में नहीं है। जो कुछ लोग वोट के लिए भी गए हैं वो भी भारतीय सेना ने उन्हें जबरदस्ती बाध्य किया है वोट करने के लिए। और इसके तुरंत बाद दूसरी न्यूज़ रिपोर्ट आती है। उसी न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत ने हालांकि इसे खारिज किया है। भारत कह रहा है कि नहीं, हमने किसी को बाध्य नहीं किया वोट करने के लिए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो हालांकि उस न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है आगे कि हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम रहा है। तो भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है ना कि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे भाई, ये जो बातें बताई जा रही कि भारतीय सेना ज़बरदस्ती वोटिंग करवा रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे, ये भारत का स्टैंड है। और दूसरी तरफ न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम है, लोग तो वोटिंग करना ही नहीं चाहते। जो लोग गए उन्हें भी ज़बरदस्ती बाध्य किया आर्मी ने। आगे कहा है कि कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 110 वोट पड़े हैं। तो पूरी आर्मी की हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है। देखो, केवल 110 लोग घर से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। तो ये जो भारत सरकार, इंडियन स्टेट या भारतीय सेना जो कह रहे हैं कि लोग खुद होकर के वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, ये झूठ है।
कश्मीर के लोग इंडियन स्टेट के साथ नहीं हैं। केवल 110 वोट पड़े हैं और उन 110 में से 100 वोट खुर्रम को पड़े और खुर्रम फिर वहाँ पर जीत जाता है। तो खुर्रम की जीत को भी एक बहुत ही एक दोगलेपन के रूप में भारत सरकार के, इंडियन स्टेट के, भारतीय सेना के हिपोक्रेसी के रूप में दिखाया कि देखो तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है। 100 या 110 लोगों ने वोट किया है, उसमें से 100 वोट खुर्रम को पड़े और उसकी जीत को तुम इंडियन स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है, धकोसला बातें ढोंग कर रहा है सेलिब्रेशन का। इसके बाद में दिखाया है इंडियन स्टेट का सेलिब्रेशन, इंडियन स्टेट का सेलिब्रेशन। बैकग्राउंड में कुछ कश्मीर का जो पारंपरिक नृत्य है वो चल रहा होता है। सामने एक विदेशी पत्रकार दिखाया है। अब वो विदेशी पत्रकार के शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। विदेशी पत्रकार कहता है, कुछ पारंपरिक नृत्य करने वाले लोगों को वो दिखा रहा है बैकग्राउंड में और कहता है कि इन्हें भांड कहा जाता है। ये जो प्रस्तुति कर रहे हैं ये नए कश्मीर को दिखाता है। ये प्रस्तुति की कश्मीर देखो कैसे खुशहाल है, नृत्य हो रहा है, मज़ा सब कुछ है, कोई इलेक्शन हो गया, नृत्य चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये इंडियन स्टेट की हिपोक्रेसी है, ये वो दिखा रहे हैं विदेशी पत्रकार। देखो कैसे इंडियन स्टेट के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। और वो कहता है कि देखो ये पारंपरिक नृत्य, इन लोगों को भांड कहा जाता है और ये नए कश्मीर को दिखाता है, ये एक शांत कश्मीर को दिखाता है। क्या नई सरकार उज्जवल भविष्य यहाँ कश्मीर में लेकर के आएगी? और ये पूरी नाट्य प्रस्तुति जब चल रही होती है तो बैकग्राउंड में खुर्रम और गजाला एक साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये पूरी इंडियन स्टेट की हिपोक्रेसी, इंडियन स्टेट कैसे खुर्रम जैसे घिनौने लोगों को, गजाला जैसे कुल्टा लोगों, ऐसे लोगों को वो अपने साथ में लेकर के एक इलेक्शन का ढोंग करते हैं जिसमें कश्मीर के कोई लोग साथ में नहीं दे रहे। और उसके बाद में जो 100-110 लोग वोट कर रहे हैं आकर के, उसके बाद में एक सेलिब्रेशन का ढोंग दिखावा इंडियन स्टेट करता है और विदेशी मीडिया इस नैरेटिव को इंडियन स्टेट के आगे बढ़ाती है। सच्चाई क्या है? आज तक पूरी की पूरी विदेशी मीडिया, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, हफिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, फलाना ढिमकाना, ये सारे के सारे लेफ्ट के नैरेटिव को आगे बढ़ाते आए हैं। ये सारे के सारे विदेशी मीडिया हाउस हमेशा से ही जो आतंकी संगठन है या जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कश्मीर को लेकर के, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते आए हैं। पर यहाँ पर हिपोक्रेसी देखो विशाल भारद्वाज की, वो ये दिखा रहा है कि विदेशी मीडिया इंडियन स्टेट के नैरेटिव को उस समय आगे बढ़ा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। समय कोई भी हो, 2014 का भी समय हो, उस समय भी विदेशी मीडिया पाकिस्तान के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रही थी। उस समय भी भारतीय सेना को कमज़ोर करने का ही काम चल रहा था। ये फिल्में उसका उदाहरण है, शौर्य जैसी फिल्में उसका उदाहरण है कि कैसे भारतीय सेना को उसके मनोबल को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। चाहे वो उस समय की जो भी प्रशासन था, कांग्रेस की सरकार, यूपी सरकार के समय ये जो हो रहा था, या फिर जो फिल्में बनाई जा रही थी, या मीडिया रिपोर्ट जो थे, विदेशी मीडिया का जो रोल था, हर प्रकार से भारतीय सेना को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा था। और अलगाववादियों को तो भाई उनके साथ तो हाथ मिलाए जा रहे थे, हाथ मिलाए जा रहे थे अलगाववादियों के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिल्म में होती है इरफान खान की एंट्री, इरफान खान के रूहदार की एंट्री। वो इससे आकर के, किससे, वो अर्शी से आकर के मिलता है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से और कहता है कि नाइस आर्टिकल, पॉलिटिक्स रिटर्न्स 8,000 स्टिल मिसिंग, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स तो वापस आ गई पर 8,000 लोग अभी भी मिसिंग है। इसको रूहदार नाइस आर्टिकल कहता है। तो ये जब चर्चा चल रही होती है रूहदार और अर्शी के बीच में, उस समय एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक कश्मीरी मुस्लिम पात्र दिखाया है, अपने घर के दरवाजे के बाहर उसको खड़ा दिखाया है और उसके परिवार के लोग उसको रोते बिलखते, अरे चलो ना घर में, क्या हो गया, चलो ना घर में, ऐसा वो पूरा दिखाया है। और वो व्यक्ति घर में जा नहीं पा रहा है, ऐसे ही खड़ा है। तो मेंटल ट्रॉमा दिखाया जा रहा है, भारतीय सेना के जो भी अत्याचार है उसके कारण से वो व्यक्ति पूरा कश्मीर ही मेंटल ट्रॉमा में चला गया है अफस्पा के कारण। तो तुरंत रूहदार का कैरेक्टर उस ऐसे खड़े हुए व्यक्ति के पास में जाता है और उसकी ऐसी जांच करने के ऐसे नाटक करता है कि देखो तुम्हारा आईडी कहाँ है वगैरह वगैरह ऐसा। तो व्यक्ति तुरंत ऐसे होश में आ जाता है। यानी भारतीय सेना के इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, आए दिन ये जो अफस्पा के नाम पर जो सर्च ऑपरेशंस चेकिंग वगैरह होती है, तो लोगों के अंदर इतना ट्रॉमा बैठ गया है कि जब तक उनकी चेकिंग नहीं होती ना, तब तक वो अपने खुद के घर में भी नहीं जा पा रहे। वाह वाह अरे बाप रे। तो इसके बाद में फिर रूहदार कहता है कि मैं डॉक्टर की रूह हूँ, हैदर की पैगाम लेकर के आया हूँ, मेरा नाम रूहदार है। इसके बाद में फिर हैदर जो होता है वो यूएन ऑफिस के बाहर
प्रदर्शन कर रहा होता है। ये कुछ उसके हाथ में होता है कि हम है या हम नहीं हैं, ऐसा कुछ उसके हाथ में लिखा हुआ है। हैदर धरना दे रहा होता है कई लोगों के साथ में मिल करके, जिनके अपने लोग भारतीय सेना ने गायब कर दिए हैं, मारकर फेंक दिए हैं। इसके बाद में फिर कनेक्शन होता है रुदार के साथ में हैदर का। रुदार उसको डाउनटाउन लेकर के जा रहा है, डाउनटाउन शब्द ही फिल्म में उपयोग किया है, और वहाँ पर कई सारे लोगों के हाथ में बंदूकें वगैरह आई हैं। तो ये उनको फिल्म में उनको मिलिटेंट कहा है। ये जो आतंकी थे ना, उनको फ्रीडम फाइटर्स के रूप में ही फिल्म में दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट तो अत्याचार कर रही है, वो तो अपने हक की बात कर रहे हैं। और फिल्म का सबसे समझदार कैरेक्टर कुलभूषण खरबंदा का क्या कहता है? फ्रीडम फाइटर बनो, अलगाववादी बनो, पर गांधी के मार्ग से आज़ादी मांगो, बंदूक के मार्ग से नहीं। हिंदुस्तान ने भी जन्मसिद्ध अधिकार की जो बात की है वो गांधी के माध्यम से ही आज़ादी प्राप्त की है, बंदूक वालों ने नहीं दी आज़ादी। तो ये जो बंदूक वाले दिखाए ना डाउनटाउन में, ये जितने भी आतंकी है वो फ्रीडम फाइटर्स है वो। फिर रुदार हैदर को उन सारे बंदूक वाले फ्रीडम फाइटर्स से आतंकियों के बीच से मुख्य आतंकी जहूर हुसैन के अड्डे पर लेकर के जा रहा है। और फिर वहाँ पर रुदार हैदर को पूरी कहानी बताता है, उसके पिता के साथ में क्या क्या हुआ है। तो इरफान और वो आतंकी वो बदले की बात करते हैं हैदर के सामने। तो हैदर कहता है कि नहीं, शुरुआत में उसको बड़ा मासूम दिखाया कि नहीं, मेरे पिता को तो आर्मी लेकर के गई है और कुछ दिनों में वो वापस कर देगी, वापस आ जाएंगे मेरे पिता। तो फिर रुदार उसको सच्चाई बताता है कि तेरे पिता के साथ में क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो बताता है कि मामा 2 नाम का एक डिटेंशन सेंटर है आर्मी का, वहाँ पर देखो कैसे अत्याचार करती है इंडियन आर्मी, दरिंदों के मॉन्स्टर्स के रूप में। तो ये जो 8,000 लोग गायब हुए ना, वो भारतीय सेना ने ऐसे ही जिसको मन में आया, जो कैच एंड किल, पकड़ो मारो, ट्रकों में भर भर के लाशें आ रही है, छोटा कोई बच्चा एक आधा जीवित हो जाता है तो वो अपनी खुशियाँ मनाते हुए लाशों के ढेर में से बाहर निकलता है। शुरुआत में जो दिखाया था ना, तो वो इन्हीं डिटेंशन कैंप्स की लाशें है, ऐसा फिल्म आगे जा करके रिवील दिखाती है। और रिवील क्या करना, सब कुछ तो शुरुआत से दिखाया हुआ है। तो मामा 2 डिटेंशन सेंटर आर्मी का दिखाया है। जहन्नुम का दूसरा नाम है मामा 2। रुदार इरफान खान का कैरेक्टर कहता है जहन्नुम का दूसरा नाम है मामा 2। कभी लाइट्स बंद नहीं होती वहाँ पर, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, गुप्तांगों पर घाव करके, गुप्तांगों को वार वगैरह करके भारतीय सेना उनको टॉर्चर करती है। ये तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉर्चर का सीन दिखाया कि भारतीय सेना दरिंदों की तरह अत्याचार पर अत्याचार करती जा रही है कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर। और कश्मीरी हिंदुओं के अधिकार की बात देखो, 3 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, अभी भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है भारतीय सेना की। ये फिल्म ने हमें थोड़ी देर पहले आशीष विद्यार्थी के एक पात्र ने बताया ना। और बाकी सही मायने में अत्याचार कहाँ पर हो रहे हैं? भारतीय सेना कश्मीरी मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रही है। मामा 2 जैसे डिटेंशन सेंटर्स को दिखा करके ये फिल्म बताती है। गुप्तांगों पर वार करना, कभी लाइट्स बंद न करना, 3rd डिग्री टॉर्चर, मोटी मोटी लोहे की सलाइयों से शॉक दिया जाना वगैरह, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो 3rd डिग्री टॉर्चर में, वो सब वहाँ पर किया जा रहा है। उस डिटेंशन सेंटर में कई सारे ऐसे मासूम बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, फिर भी भारतीय सेना उन पर कोई दया नहीं दिखाती और ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर उनको करती जाती है। और वो मैं स्टूडेंट हूँ इस प्रकार से वो रोते धोते दिखाया है। और फिर भारतीय सेना दरिंदों की तरह डिटेंशन कैंप में बंद सभी लोगों से क्या बुलवाती है पता है? बाप रे, आपको पता है क्या बुलवाती है? जय हिंद बुलवाती है। बाप रे, कितना अत्याचार भारतीय सेना का भाई। पर रुदार और फिल्म का सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर हैदर, और उसका सबसे पॉजिटिव उसके पिता डॉक्टर हिलाल मीर, जय हिंद नहीं कहते, वो चुपचाप खड़े दिखाया है, चुपचाप रुदार को और डॉक्टर हिलाल मीर को जय हिंद अपने मुंह से वो नहीं निकालते। पॉजिटिव कैरेक्टर है भाई फिल्म के। मैंने कहा ना, जितने भी निगेटिव कैरेक्टर है वो या तो भारतीय सेना के हैं या भारतीय सेना के साथ में जो खड़े हैं, जो पुलिस ऑफिसर परवेज वगैरह या खुर्रम वगैरह, जो भी भारत के साथ खड़े हैं वो सारे निगेटिव है। और जो भारत के विरुद्ध है या जिनको प्रताड़ित दिखाया है भारतीय सेना के अत्याचार से, इंडियन स्टेट के अत्याचार से, वो सब पॉजिटिव है। तो जय हिंद नहीं बोलने वाले ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होंगे भाई। या जिनसे ज़बरदस्ती जय हिंद बुलवाया भी जा रहा है वो भी अत्याचार के ही शिकार दिखाया है वहाँ पर। इसके बाद में फिर उसी डिटेंशन सेंटर में हैदर के पिता डॉक्टर हिलाल मीर को रुदार से पूछते हुए दिखाया है कि रुदार तुम कौन हो, शिया या सुन्नी? इसके बाद में रुदार को बड़ा ही ब्रॉड माइंडेड सेक्युलर दिखाया है। रुदार यानी इरफान खान का कैरेक्टर कहता है मैं झेलम, मैं चिनार, मैं शिया, मैं सुन्नी, मैं पंडित, मैं फलाना, मैं ढिमकाना।
इस प्रकार से वो अपने आप को सेक्युलर दिखा रहा है। फिल्म ये दिखाने का प्रयास कर, देखो ये जो फ्रीडम फाइटर्स है इंडियन स्टेट के विरुद्ध बंदूक लेकर के जो लड़ने वाले हैं, अलगाववादी वगैरह आतंकी, वो तो वे बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, सेक्युलर होते हैं। तो इसके बाद में फिर उनको एक फराज नाम के थिएटर में ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना, ये जो रुदार है या हैदर का पिता या और भी कुछ लोग जिन्हें ममा 2 डिटेंशन सेंटर में बंद किया था, उनको एक थिएटर में लेकर के जाया जा रहा है। और फिर वहाँ पर थिएटर में ऑब्वियसली भारतीय सेना एंजॉय कर रही होती है, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक सीन में देखा था, भारतीय सेना मौज ऐश कर रही भाई बंद पड़े थिएटर्स के बीच में। वहाँ पर भी भारतीय सेना वही कर रही थी। और फिर वहाँ पर जा कर के रुदार को और डॉक्टर हिलाल मीर को पता चलता है कि खुर्रम है असली गद्दार। गद्दार क्यों है? क्योंकि वो भारतीय सेना का साथ दे रहा है, वो भारत के साथ खड़ा है, इसलिए वो गद्दार है। और फिर उनको वो इख्वान उल मुखबरीन के बारे में भी पता चलता है कि खुर्रम खुद ही इख्वान उल मुखबरीन के लिए लड़के भर्ती वगैरह करवाता है, जिनके थ्रू आतंकियों से सेना लड़ रही है। मतलब सेना खुद लड़ने की बजाय, सेना को तो भाई थिएटर में मौज करनी है पिक्चर देख करके, आतंकियों से लड़ने के लिए इख्वान उल मुखबरीन जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स बना करके रखे हैं सेना ने, जिनमें जो अंडर ट्रायल मिलिटेंट शब्द उपयोग किया, मैं नहीं कर रहा, फिल्म में किया है, जो अंडर ट्रायल्स ऐसे जो आतंकी वगैरह होते हैं, या जो भी हिजबुल के विरुद्ध हो, जो भी पाकिस्तान के विरुद्ध हो, जो अंडर ट्रायल्स वगैरह हो, या जिन्होंने हथियार त्याग दिए हैं ऐसे जो आतंकी है, इन सबको मिलाकर इख्वान उल मुखबरीन नाम का संगठन बनाया था ना। तो उनके थ्रू आर्मी आतंकियों को मरवाती है। और आर्मी के लोग क्या करते हैं? थिएटर में ऐश करते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के हक की बात करने का ढोंग करते हैं। और थिएटर में ऐश करते हुए फिर बीच बीच में ममा 2 डिटेंशन सेंटर में जा कर के इन सबको टॉर्चर करके मज़े लेती है आर्मी। वाओ वाओ, अरे हाय हाय हाय। हाँ, तो रुदार और डॉक्टर हिलाल मीर को खुर्रम के बारे में उस थिएटर में पता चलता है। फिर वो रुदार बताता है हैदर को, खुर्रम ही तुम्हारे अब्बू का कातिल है, खुर्रम ही असली गद्दार है, और तुम्हारी माँ भी उसी के साथी है। और खुर्रम कातिल है ये बताने के साथ नहीं, फिल्म ये भी कहती कि भाई खुर्रम कातिल है मतलब भारतीय सेना कातिल है। ऑब्वियसली खुर्रम किस लिए काम कर रहा है? भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, ताकि टिकट मिल जाए, पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। तो भारतीय सेना, इंडियन स्टेट तुम्हारे पिता का कातिल है, यही वो वहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर वो पैगाम देकर के बेटे को बदला लेने के लिए वो कहता है। इसके बाद में फिर डिटेंशन सेंटर में एक सीन आता है सामने, जहाँ पर हैदर के पिता को, डॉक्टर हिलाल मीर को, हम देखेंगे, आपने कश्मीर फाइल्स में वो गाना सुना था ना वही गाना वहाँ पर पॉजिटिव वे में डॉक्टर हिलाल मीर को उस डिटेंशन सेंटर में गाते हुए सुनाया है कि तुम भारतीय सेना, तुम इंडियन स्टेट ने हम पर अत्याचार किए ना, हम देख लेंगे तुम लोगों को। इंडियन स्टेट, भारत सरकार, भारतीय सेना, तुमको दिखाएंगे हम लोग। और हैदर जैसी फिल्में बना करके वामपंथियों ने दिखाया है वो दिखाया है कि देखो हम देखेंगे, और दिखा दिया है हैदर बना करके। हैदर हम देखेंगे गाना हैदर के पिता वहाँ गाते हैं। फिर सेना, ये जो इख्वान उल मुखबरीन के जो लोग होते हैं ना, मतलब भारतीय सेना कश्मीरी मुस्लिम युवाओं को ही इख्वान उल मुखबरीन में भर्ती करती है और उनको ही सामने खड़ा करके आतंकियों को मरवाती। मतलब भारतीय सेना को तो काम बस मौज करना है, थिएटर में फिल्में देखो, मामा 2 सेंटर में, डिटेंशन सेंटर में जाकर के टॉर्चर करो, मज़े करो, और बाकी ये कश्मीरी मुस्लिम युवा उनको इख्वान उल मुखबरीन में भर्ती करके दूसरे कश्मीरी मुस्लिम युवाओं को मरवाओ। बाकी मौज, इंडियन स्टेट और भारतीय सेना मौज कर रही है। हाय हाय और फिर इख्वानियों के हाथों, इख्वान उल मुखबरीन के हाथों झेलम के ऊपर एक ब्रिज दिखाया है, वहाँ पर ये रुदार और डॉक्टर हिलाल मीर को खड़ा करके इख्वानी उनको भून देते हैं भारतीय सेना के कहने पर। नदी में फेंक दिया जाता है दोनों को, पर परवरदिगार रुदार को बचा लेते हैं। और ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, फिल्म में ही ये शब्द उपयोग किया कि परवरदिगार ने मुझे बचा लिया, ये रुदार वहाँ पर कहता है। इसके बाद फिर बुनियार गांव बताया है, एक बुनियार गांव है जहाँ पर ये जो बेइंतहा अनगिनत शहीद है ना, शहीद कौन है? जिन्हें भारतीय सेना मार रही है, जिन आतंकियों को भारतीय सेना ने मारा है वो शहीद है भाई। और क्या बोला है? बेइंतहा, बेइंतहा ये जो शहीद है, अनगिनत,
ये जो शहीद है जिनको भारतीय सेना ने मारकर फेंक दिया है, उनको बुनियार गांव के अंदर एक कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है। 318 नंबर तुम्हारे पिता की कब्र है हैदर, 318 नंबर में तुम्हारे पिता की कब्र है। इसके बाद में फिर हैदर के हाथ में बंदूक दी जाती है बदला लेने के लिए। बदला किससे लेना है? खुर्रम से। बदला इंडियन स्टेट से, सेना से ही लेना था, पर डायरेक्टली सेना को गोली मारते हुए कैसे दिखाएंगे आशीष विद्यार्थी के पात्र को? तो खुर्रम सामने, भाई खुर्रम को गोली मार, तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरा बदला अवश्य लेना, खुर्रम की आंखों में गोली मारना। खुर्रम कौन है? कौन करवा रहा है खुर्रम से? भारत, भारतीय सेना। तो डायरेक्ट आशीष विद्यार्थी या भारतीय सेना के जवानों को भूनने की बजाय खुर्रम की आंखों में गोली मारो, ये फिल्म कहती है। फिर जो दोनों सलमान दिखाए ना शुरुआत में, वो भी इंडियन स्टेट का या भारतीय सेना का साथ इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है। परवेज़ ने उनको कहा होता है कि भाई तुमको नौकरी वगैरह हम देंगे, तो नौकरी की चाहत में फिर वो भारत का साथ दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव ही होंगे, नौकरी की चाहत में साथ दिया है तो। फिर अर्शी के पिता परवेज़ को, हाँ, अर्शी के पिता को, जो परवेज़ है ना अर्शी के पिता, उनको रुधार के बारे में पता चलता है। फिर खुर्रम और उसकी माँ अगले सीन में गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि आगे भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर पता चलता है कि हैदर सामने नुक्कड़ नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। नुक्कड़ नाटक बड़े प्रिय होते हैं वामपंथियों के। जितने भी वामपंथी आपको कथित स्टूडेंट्स दिखाई देंगे ना, नुक्कड़ नाटक करने में उनका पूरा वो ध्यान होता है। तो वो हैदर को भी नुक्कड़ नाटक करते हुए दिखाया है। वहाँ पर वो कहता है, यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ 1948, आर्टिकल 2 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन एंड आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस एक सवाल उठाता है, हम है या हम नहीं? हम है, मतलब इसी टोन में वो वहाँ पर बात कर रहा है। बस एक सवाल उठाता है, हम है या हम नहीं? चुचपा हो गया है हमारे साथ, चुचपा हो गया है। चुचपा यानी बेशरम गुस्ताख जैसे आपसपा। चुचपा यानी बेशरम गुस्ताख जैसे आपसपा। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जिसका लॉ उसका ऑर्डर। इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर हमारे साथ खेला बॉर्डर बॉर्डर। वाह वाह, क्या लिखा है विशाल भारती, देखो देखो। हाँ, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जिसका लॉ उसका ऑर्डर। इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर हमारे साथ खेला बॉर्डर बॉर्डर। वाह वाह वाह, क्रिएटिविटी देखो विशाल भारती, क्या क्रिएटिविटी है। हम क्या चाहते, आज़ादी, ये भी नारे फिर उस नुक्कड़ नाटक में वहाँ पर लग रहे हैं। और जैसे ही फिर खुर्रम, हैदर का चाचा, गाड़ी से उतर करके, जो गाड़ी में हैदर की माँ गज़ला के साथ में जा रहा था, तो खुर्रम जैसे उतर करके हैदर के सामने आ रहा है, वैसे ही हैदर सारे जहां से अच्छा ऐसे धतिंग करते हुए, ऐसे सारे जहां से अच्छा उसको गाते हुए दिखाया है। क्या क्रिएटिविटी देखो ना भाई विशाल भाई, क्या दिमाग चलता है वामपंथियों का। ऐसे सारे जहां से अच्छा गाते हुए दिखाया है। फिर हैदर को वहाँ से लिया, नुक्कड़ नाटक से लाया जाता है। फिर हैदर अपनी माँ को बताता है कि पापा मर गए हैं, अब तुम्हें छुप छुप कर चचा से मिलने की ज़रूरत नहीं हो, अब आधी बेवा नहीं रही, तुम पूरी बेवा बन गई हो, आगे बढ़ो चाचा के साथ में। इसके बाद में फिर खुर्रम को, हैदर का जो चाचा है ना खुर्रम, के मेनन का कैरेक्टर, फिर खुर्रम को हैदर से मिलते हुए दिखाया है। और खुर्रम हैदर को बताता है कि ये जो रुदार है इस पर तुम विश्वास मत करो। रुदार इरफान खान का कैरेक्टर। तो खुर्रम कहता है हैदर से कि ये रुदार पर विश्वास मत करो, वो पाकिस्तान से आया है, ISI एजेंट है। और फिर खुर्रम हैदर को रुदार का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दिखाता है और कहता है कि ये जो रुदार है ना, इसी ने मेरे भाईजान को यानी डॉक्टर हिलाल मीर को मारा है। तुम्हारे बाप को हैदर, तुम्हारे पिता को इस रुदार ने ही मारा है, ये पाकिस्तान से आया है, ये ISI एजेंट है। और इस बात को कोई ऐसे कुछ ये नहीं दिखाया कि भाई हो सकता है कि खुर्रम भी सही हो, नहीं। फिल्म स्पष्ट रूप से बताती है कि खुर्रम झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो पाकिस्तान से आया है, ISI एजेंट है, पर उसने मारा है, ये तो गलत ही था, ये तो इंडियन स्टेट नहीं मारा है। तो फिल्म वही बताने का, सिद्ध करने का प्रयास भी करती है और यही क्लियर है, कोई ऐसा दुविधा या संभ्रम दर्शकों के मन में उत्पन्न नहीं किया। हाँ, अब पासपोर्ट दिखाया है रुदार का, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से आया हुआ हो सकता है, ISI एजेंट हो सकता है, पर वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई भारत के फ्रीडम फाइटर्स, आतंकी, हिजबुल वगैरह जो भी मतलब इंडियन स्टेट से, भारतीय सेना से जो लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा है भाई रुदार, तो पॉजिटिव ही होगा, भले वो पाकिस्तान से आया है, ISI एजेंट है, इससे क्या होता है। कितनी क्रिएटिविटी देखो विशाल भारद्वाज की, भाई क्या बुद्धि है, मतलब भाई वाह, बड़े क्रिएटिव होते हैं वामपंथी, मतलब देखो। इसके बाद में फिर चाचा और माँ का निकाह दिखाया है। फिर
सूर्य मंदिर में वो बिस्मिल बिस्मिल सॉन्ग चलता है। हालांकि एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मार्तंड सूर्य मंदिर इतने प्राचीन मंदिर भारत का, वहाँ पर शूटिंग की परमिशन कैसे दी? पुरातत्व विभाग ने कैसे परमिशन कैसे मिली वहाँ पर इतने प्राचीन मंदिर में शूटिंग करने की? वहाँ पर जाकर के अगर आप कल को पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ आप जो भी विधि विधान के साथ में पूरा कुछ यज्ञ वगैरह करने का प्रयास करते हैं, जो भी है नहीं कर दिया जाएगा, हो सकता है कि अरेस्ट भी हो जाए। और मार्तंड सूर्य मंदिर इतना प्राचीन मंदिर हमारे भारत का, वहाँ पर शूटिंग की परमिशन कैसे मिली पता नहीं भाई। चलो, तो फिर जो बिस्मिल बिस्मिल सॉन्ग है उसके माध्यम से अपनी माँ गजाला और चाचा खुर्रम, इन दोनों को वो वहाँ पर सबके सामने एक्सपोज करता है कि कैसे इस खुर्रम ने फिर मेरी माँ को बहकाया, फिर मेरे पिता तो बड़े मासूम भोले भाले थे, और फिर कैसे माँ ने, ये जो खुर्रम है, इन दोनों ने मिलकर मेरे पिता को कैसे मरवा दिया, झेलम के ऊपर के बीच से कैसे फिकवा दिया वगैरह वगैरह। ये सब बातें वो उस बिस्मिल बिस्मिल सॉन्ग के माध्यम से बता रहा है वहाँ पर। फिर जैसे ही ये बिस्मिल गाना समाप्त होता है, हैदर आगे आते 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 खुर्रम के सामने खड़ा हो जा रहा है, एक पाँव ऐसे ऊपर करके नीचे करता है, आखिरी स्टेप जो गाने की होती है। पाँव ऊपर करने के बाद में खुर्रम के यहाँ पर माथे पर थोड़ा सा कीचड़ वगैरह पड़ते हुए दिखाया है। खुर्रम बड़ा शांत है, ऐसे ही वो कीचड़ पोंछ ले रहा है और कहता है कि बहुत बढ़िया कहानी है, किसने बताई, ज़हूर हुसैन ने या फिर रुदार ने? तुमने ये नहीं बताया कि उन दोनों ने तुम्हारे पास एक बंदूक भी दी, पिस्तौल भी दी है? तो फिर उसके पास में पिस्तौल है, अब तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या करूँ, फिर मैं मर जाऊँ इसके हाथों? इस प्रकार की बात वो लोगों के सामने कर रहा है। फिर उसको ऑब्वियसली पुलिस वगैरह पकड़ रही है, और हैदर को पता चल जाता है कि पिस्तौल की बात पता कैसे चली खुर्रम को। ऑब्वियसली उसने केवल और केवल अर्शी को बताया था पिस्तौल के बारे में कि ये रुदार ने वगैरह इन्होंने मेरे पास पिस्तौल दी है। फिर हैदर को पता चलता है कि अर्शी ने ही अपने पिता परवेज़ को बताया है, और परवेज़ के माध्यम से खुर्रम को ये बात पता चली है। इसके बाद में फिर अर्शी भी अपने पिता के साथ में झगड़ा करती है। अर्शी अपने पिता से कहती है परवेज़ से कि आपने मेरा यूज़ किया है, आपको बस उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने खुर्रम को एक्सपोज किया है, आपको हैदर से कोई लेना देना नहीं है, आपको जस्ट जिन्होंने खुर्रम को एक्सपोज किया है ना, उन लोगों तक पहुंचना, इसलिए आपने मेरा केवल यूज़ किया है। फिर इसके बाद में उसको हाउस अरेस्ट जैसा ही दिखाया है, हैदर को उसके घर में ही बंद वगैरह करके रखा जा रहा है। फिर सुबह जब हैदर उठता है, उसने उनके घर में ही पिस्तौल छुपा करके रखी थी, किसी को अभी तक पिस्तौल मिली नहीं थी क्योंकि उसने बाथरूम में छुपा करके रखी थी। फिर वो वहाँ से पिस्तौल लेता है और तय करता है कि अभी मैं अपने चाचा को खुर्रम को मार डालूंगा। फिर हैदर पिस्तौल लेकर के चाचा के कमरे में जा रहा है, तो चाचा को वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए दिखाया है, और नमाज पढ़ते हुए बड़ा ही पश्चाताप में, ग्लानी में उसको दिखाया है। वो कह रहा है कि या मेरे मौला, मेरे जिस्म से मेरे भाई के खून की बदबू आ रही है, अपने गुनाहों के बदले सब कुछ तू मुझसे छीन ले। इस प्रकार की बातें वो ऊपर वाले से कर रहा होता है। यानी फिल्म, और उस समय खुर्रम को कुछ भी नहीं पता उसके पीछे कौन है नहीं है। खुर्रम को ये जेन्युइनली बोलते हुए दिखाया है कि हाँ, मेरे जिस्म से मेरे भाई के खून की बदबू आ रही है, यानी खुर्रम ने ही अपने बड़े भाई को मारा है, ये वहाँ पर क्लियर कर दिया है। यानी थोड़ी देर पहले खुर्रम जो बता रहा था ना कि देखो ये जो रुदार है वो पाकिस्तान से आया है, वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, उसका पासपोर्ट भी है पाकिस्तानी, और उसने ही तुम्हारे पिता को, डॉक्टर हिलाल मीर को मारा है, ये सब कुछ झूठ था। हाँ, वो पाकिस्तान से आया है, आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ऑब्वियसली वो होगा ही पाकिस्तान से आया हुआ, परंतु वो गलत नहीं है रुदार, उसने डॉक्टर हिलाल मीर को नहीं मारा है। क्या हो गया पाकिस्तान से आया तो, क्या हो गया आईएसआई एजेंट है तो? एटलीस्ट फ्रीडम फाइटर्स के साथ में, यानी आतंकियों के साथ में वो लड़ रहा है ना, तो वो अच्छा ही है रुदार। भले वो पाकिस्तान से आया आईएसआई एजेंट, उससे क्या होता है, भारतीय सेना से लड़ रहा है ना, अलगाववादियों के साथ में है ना, यानी फिल्म मेकर्स के अनुसार फ्रीडम फाइटर्स उसके साथ में है ना, तो वो सही है, अच्छा है। तो खुर्रम खुद ही नमाज़ पढ़ते हुए अपने गुनाह वहाँ पर कबूल कर रहा है, कहता है कि मेरे गुनाहों के बदले सब कुछ छीन ले, सब कुछ मेरे से तू छीन ले, इस प्रकार से वो बोल रहा होता है। और फिर हैदर बिना गोली मारे ही बाहर आ जाता है। तभी पुलिस वगैरह भी उसको लेने के लिए वहाँ पर आ रही है, सबको हैदर के हाथ में वो पिस्तौल भी मिल जाती है। और हैदर बाहर आकर के कहता है कि तुम दुआ में थे, इस कारण से चाचा मैंने तुमको मारा नहीं, क्योंकि अगर दुआ में होते हुए मैं तुमको मार देता तो तुम्हें जन्नत मिल जाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। वाह। इसके बाद में फिर अर्शी का पिता परवेज़, जो दो सलमान हैं जिनको नौकरी देने का वादा परवेज़ ने किया था, और नौकरी के बहाने दोनों सलमान भारत के साथ में खड़े हैं, भारत का साथ दे रहे हैं नौकरी के बहाने। तो उन दोनों सलमानों को परवेज़ कहता है, अर्शी का पिता, कि हैदर को ले जाओ और मार दो उसको। फिर एक हवलदार के साथ में दोनों सलमान एक गाड़ी में हैदर को लेकर के जा रहे हैं,
ऑब्वियसली फिर वहाँ पर कुछ उनके जो भी नौटंकियाँ वगैरह कर रहे होते हैं, गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो हैदर हवलदार को गोली मार दे रहा है और उसके बाद में दोनों सलमानों को भी बड़ी नृशंस तरीके से, बड़े ही घिनौने तरीके से दोनों सलमानों को हैदर वहाँ पर ख़त्म कर दे रहा है। ऑब्वियसली भारत के साथ खड़े तो निगेटिव ही होंगे दोनों सलमान, पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। इसके बाद में फिर रुदार और उसका जो साथी है ज़हूर हुसैन, जो मुख्य आतंकी जो दिखाया है, वो दोनों हैदर से कहते हैं कि तुम बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, हवलदार को भी मार दिया, दोनों सलमान को भी तुमने मार दिया, पिस्तौल भी तुम्हारे पास में मिल गई है, तो अब तुम सरहद पार चले जाओ। पर जाने से पहले फिर हैदर अपनी माँ को फ़ोन करता है, माँ आखिरी बार मिलने के लिए कहती है, तो फिर उनका जो जला हुआ घर है वहीं पर हैदर और उसकी माँ आकर के मिल रही है। अब माँ और हैदर जब जले हुए घर में बात कर रहे होते हैं, तभी जो अर्शी का पिता परवेज़ है वो वहाँ से आता है, उसको पता चल जाता है स्कार्फ वगैरह देख करके कि अंदर कोई तो है। फिर वो जैसे ही अंदर आ रहा होता है तो परवेज़ उसको गोली मारे उससे पहले ही हैदर से परवेज़ यानी अर्शी के पिता को गोली लग जाती है और अर्शी के पिता परवेज़ की वहाँ पर मृत्यु हो जा रही है। ऑब्वियसली इंडियन स्टेट के साथ में था परवेज़, तो उसका तो मरना ही था, वो तो गलत ही था। फिल्म में जितने भी कश्मीर मुस्लिम्स पात्र जो अच्छे दिखाए हैं वो भारत के साथ खड़े हैं, इसलिए वो बुरे हैं। इसके बाद में फिर फिल्म में अगले सीन में एक कब्रिस्तान दिखाया है, शायद वो वही बुनियार गांव जहाँ पर ये बेइंतहा शहीदों की लाशों को जहाँ दफनाया गया है, शायद वही गांव होगा, वो बुनियार गांव सरहद के पास वाला। तो वहाँ पर 3 वृद्ध पात्र दिखाए हैं और ये 3 वृद्ध पात्र कौन है? आतंकी है। ज़हूर हुसैन का साथ देने वाले ये 3 वृद्ध पात्र दिखाए हैं और बड़ा ही खुशमिजाज अंदाज वाला इन तीनों को दिखाया है। तो आतंकी भी है जो भारतीय सेना के ऊपर, वो जो खुर्रम वगैरह के ऊपर गोलियां भी बाद में चलाते हैं, उनको भी बड़ा खुशमिजाज अंदाज वाला ऐसा वृद्ध पात्र दिखाया है। और जैसे ही उनको एंट्री दिखाया जाता है ना, तो वो कब्रिस्तान दिखाया है जहाँ पर वो कब्र के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। और गड्ढा कैसे खोद रहे हैं? गाना गाते हुए। 3 आतंकी वृद्ध गाना गाते हुए दिखाया है, अरे आओ ना, वो वाला गाना सुनने में अच्छा लग रहा था गाना हुआ, अरे आओ ना कि या गई है जिंदगी सो जाओ। मैं अभी देखो अगर सुर में गाऊंगा तो हो सकता है कुछ कॉपरेट वगैरह आ जाए, इसलिए सुर में नहीं गा रहा। न शाम न सवेरा अंधेरा ही अंधेरा है, रूहों का बसेरा सो जाओ, अरे आओ ना। छोटा ना बड़ा ना कोई लंबा है ना बौना, कब्रों की दड़पों में लंबी नींद सोना है। तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है सुबह से, चले आओ ना कब्र खोदो और सो जाओ ना। तो वो कब्र खोद रहे हैं ये तीनों वृद्ध व्यक्ति, उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा भी आ रहा है, वो छोटा सा बच्चा भी उन तीनों वृद्ध व्यक्तियों के साथ में, 3 आतंकी है वो, उनके साथ में छोटा बच्चा भी मस्ती से गाते हुए आ रहा है। यानी आतंकी है तो वो खुशमिजाज अंदाज के गाते हुए, गाना गाते हुए दिखाया है उनको। ऑब्वियसली उनको अच्छा ही दिखाना होगा ना आतंकियों को। अभी जो कब्रिस्तान वाला सीन है, गड्ढे वगैरह खोदे जा रहे हैं कब्रों के लिए, वहाँ पर हैदर की एंट्री होती है। बड़ी फिलोसॉफिकल बातें करता है हैदर और तीनों वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे के साथ में बड़ी फिलोसॉफिकल बातें वगैरह वहाँ पर कर रहे होते हैं। आतंकी है तो फिलोसॉफिकल बातें करेंगे नहीं भाई, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तभी तो इंडियन स्टेट के साथ में लड़ रहे हैं ना वो। तो हैदर और तो तीनों वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर छुपे हुए हैं। अभी सरहद पार करनी है ना हैदर को, तो उससे पहले शायद वहाँ पर उसको एक स्टे करने के लिए कहा होगा और ये तीनों आतंकियों के हैंडलर्स होंगे। अब वहाँ पर खुर्रम आने वाला है अपने इख्वानियों के साथ में, इख्वान उल मुखबरीन जो है ना, भारतीय सेना ने जो ग्रुप बनाया हुआ है आतंकियों से लड़ने के लिए, तो ऐसे उस इख्वानियों के साथ में खुर्रम वहाँ पर आता है। और फिर ये जो तीनों वृद्ध व्यक्ति है और हैदर घर के अंदर है, तभी ज़हूर हुसैन का फ़ोन आता है। ये तीनों वृद्ध व्यक्ति में से एक व्यक्ति ज़हूर के साथ में बात कर रहा है कि देखो हम इतने सारे हथियार हैं हमारे यहाँ पर, वो लेकर के हम यहाँ से तुरंत नहीं निकल सकते क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सामने आ गए। और इसके बाद में फिर खुर्रम और उसके साथ में जो इख्वानी होते हैं, इख्वानी यानी जो भारतीय सेना के साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर ये तीनों वृद्ध व्यक्ति से ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद में फिर हैदर की माँ वहाँ पर आती है, गजाला तबू का पात्र। वो खुर्रम से भीख मांगती है कि अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे बेटे से मुझे मिलने दो और मेरे बेटे को मतलब सरेंडर करने का एक अवसर तुम दो। तो बेटे की जान की वो भीख मांगती है। फिर माँ अंदर आती है हैदर के पास में। तीनों वृद्ध व्यक्ति वो मर ही जाते हैं वहाँ पर। हैदर जीवित होता है, सेना के ऊपर वो गोलियाँ वगैरह चला रहा होता है, उसको भी एक गोली लगी हुई होती है। माँ आकर के मिलती है गजाला हैदर से, कहती है कि बस करो, छोड़ दो, अभी मान लो मेरी बात, इंतकाम से केवल इंतकाम ही पैदा होता है, मान जाना बेटा, जब तक हम इंतकाम से आज़ाद नहीं होते तब तक कोई आज़ादी हमें नहीं मिल सकती।
और फिर माँ ये बात कह करके बाहर आ जा रही है। बाहर आने के बाद में फिर हैदर माँ के पीछे पीछे वो थोड़ा आने का प्रयास कर रहा होता है। वो घर में होता है, माँ काफ़ी आगे आ चुकी होती है। माँ खुर्रम और ये इखवानी वगैरह जो भी और कुछ लोग थे वहाँ पर, शायद सेना के अधिकारी भी थे, कुछ सेना के जवान भी वगैरह भी होंगे, पक्का याद नहीं है, पर इखवानी वगैरह थे और सेना के कुछ जवान भी हो सकते हैं। उनके पास आकर के फिर गज़ाला खड़ी हो जाती है और अपना वो ऊपर जो भी शाल वगैरह उसने उड़ी थी वो हटा देती है। और उसके अंदर उसके पास में था वो बम वाला जैकेट। और वो बम वाला जैकेट किसने दिया है? रूहदार ने दिया है, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट भी खुर्रम के पास में था। वो रूहदार ने, इरफान खान के कैरेक्टर ने गज़ाला को वो बम वाला जैकेट दिया था। और फिर वो शाल निकालती है, बम वाला जैकेट से ब्लास्ट हो जाता है। फिर सारे इख्वानी मर जा रहे हैं, लाशें लाशें बिछ जाती है। और जो खुर्रम है वो भी, उसका आधा शरीर फट जाता है, वो केवल ऊपर का भाग उसका एंडिंग में दिखाया है। और ऐसे ऐसे सिरक ऐसे हाथों से ऐसे घिस घिस कर पूरा शरीर अपना आगे खींच रहा होता है। हैदर फिर रोते हुए लगते हुए पीछे से आता है। फिर वो अपने चाचा को गोली मारने ही वाला होता है। पिता ने जो बात कही थी, बदला लेना, रिवेंज लेना, वो जस्ट गोली मारने ही वाला होता है। पर माँ की बात याद आ जाती है। इंतकाम से केवल इंतकाम पैदा होता है। आय हाय हाय, कितना महान संदेश विशाल भारद्वाज ने एंडिंग में दिया। ओए होए 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 होए। और फिर हैदर बंदूक त्याग देता है। ओए होए होए होए, बंदूक त्याग, कितना उपकार किया विशाल भारद्वाज ने। देखो एंडिंग में कितना महान संदेश दिया। कैसे उपकार कैसे छुपाएंगे विशाल भारद्वाज तुम्हारे? हाँ, रिवेंज छोड़ने की बात विशाल भारद्वाज ने बता दी। भाई इतने सारे अलगाववादियों को, आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स के रूप में दिखाकर, भारतीय सेना को घिनौना दिखा करके एंडिंग में इंतकाम की आग को शांत करने की बात विशाल भारद्वाज ने एंडिंग में की। अरे वाह वाह वाह। हाँ, और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद में एंडिंग में भारतीय सेना का महिमा मंडन किया है भाई। अरे 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 अरे, एंडिंग में लिखा हुआ आता है, भारतीय सेना ने, बाढ़ आई थी अभी कुछ समय पहले, उस समय कैसे भारतीय सेना ने हज़ारों जानें बचाई है, ये लिखा हुआ है। इतनी हिपोक्रेसी लाते कहाँ से ये लोग, समझ में नहीं आता भाई। वाह, पूरी फिल्म में भारतीय सेना को इतना घिनौने तरीके से दिखाने के बाद में एंडिंग में इन लोगों को क्या लगता है, ये 2 लाइनें लिखने के बाद में, भारतीय सेना ने हज़ारों जानें बचाई, ये 2 लाइनें लिखने के बाद में क्या तुमने जो भी गंदा घिनौना एजेंडा चलाया वो सब धुल जाएगा, वो सब बातें लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी? और फिल्म आगे ये भी बताया कि फिल्म की शूटिंग कश्मीर में ही हुई है लगभग पूरी की पूरी, और कोई रुकावट हमें कश्मीर में नहीं आई भाई शूटिंग करते हुए। अरे कैसे रुकावट आएगी? तुम तो कश्मीर के जो आतंकी है, अलगाववादी है, उनके नैरेटिव को तुम आगे बढ़ा रहे हो, तुमको वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम आ सकती है विशाल भारद्वाज? चलो, तब से लेकर के अभी तक में तो बहुत बदलाव आ गया है, बहुत कुछ बदल गया है। 2014 से आज 2026 में हम हैदर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो हम देखेंगे सॉन्ग जो डॉक्टर हिलाल मीर हैदर का पिता गाता है ना, सो कॉल्ड ममा 2 डिटेंशन सेंटर में। आप सोचिए, द कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने हम देखेंगे इस सॉन्ग को जिस प्रकार से दिखाया है वामपंथियों को गाते हुए, कैसी जलन हुई होगी द कश्मीर फाइल्स देख करके। सोचिए, हैदर और हैदर को पसंद करने वालों को वही हम देखेंगे सॉन्ग सुन करके। मुझे याद नहीं था हैदर में ये सॉन्ग है। नहीं तो कश्मीर फाइल्स के समय मैं उसके रिव्यू में अवश्य ये बात बोलता। बढ़िया है, चलो बढ़िया है जो भी है। अरे बाप रे, अरे आओ ना। बाकी हाँ, जैसे कि शुरुआत में ही हमने वीडियो के कहा, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है फिल्म, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है। इसमें कोई, और ये मजाक में भी नहीं कह रहा, सच में टेक्निकली बढ़िया बनी हुई है। आप देखिए भाई, क्या गज़ब, छोटी छोटी बातें जो डिटेलिंग आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग सीन्स में। हे भगवान, पता नहीं इस प्रकार की क्राफ्ट की पकड़ हमें कब राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स में देखने को मिलेगी। कुछ है ऑब्वियसली, अच्छे 1-2-3 ऐसे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स मिले भी हमें, परंतु फिर भी अधिकतर फिल्में तो हम ऐसे ही B ग्रेड C ग्रेड वाले ही देख रहे हैं। क्या इसको क्या रेटिंग दूं हैदर को मैं? इसको तो माइनस कितना दे, -10 वगैरह भी छोटा है भाई। 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स या -10, जो भी आपको समझना है यार। आदमी बता नहीं सकता ये फिल्म देखते हुए हम क्या फील करते हैं अंदर से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस फिल्म को देख करके कुछ अच्छा फील करेगा। बहुत गिरी हुई मानसिकता होनी चाहिए इस फिल्म को अच्छा कहने के लिए, उसके बगैर संभव ही नहीं है भाई। फिल्म घिनौनी है।
पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूए सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था। बताइए, यूए सर्टिफिकेट के साथ। ए सर्टिफिकेट भी सेंसर बोर्ड ने उस समय इस फिल्म को नहीं दिया था। वाह। बाकी दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। आप सभी मित्रों के सपोर्ट की चैनल को आवश्यकता है। और बाकी जो भी बातें मैंने बताई है उस पर आपके विचार क्या है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।